देखो डीएनए ब्लॉक का ये पार्ट 2 है और अभी बात करते हैं हम डाइक्रोमेटाइन एंड क्रोमेटाइन के बारे में। देखो डाइक्रोमेटाइन जो होता है ना, दो है, भारी थोड़ा सा ज्यादा डार्क कलर होगा, ऑरेंज होता है और आगे लाइट होता है। पहले एसिड आते हैं तो ये एसिड के अंदर ज्यादा स्टेबल होता है और एक्चुअली में आगे आप देखोगे तो ये बेस के अंदर ज्यादा स्टेबल होता है। डाइक्रोमेटाइन जो होता है 2 है, ऑरेंज, ये एसिड के अंदर ज्यादा स्टेबल होता है। फिर क्रोमेट जो होता है येलो होता है, बेसिक मीडियम के अंदर ज्यादा स्टेबल होता है। ये +6 के अंदर ये कोई रिडॉक्स चेंज नहीं है, बस पीएच बेस्ड कन्वर्जन है। और यही जो होता है एक्चुअली में ऑक्सीडाइज कर देगा दूसरों को, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भाई, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है तो खुद को रिड्यूस करना चाहेगा तो ऑक्सीडाइजेशन करेगा मिक्स। और ये जो होते हैं ऐसे ही देखोगे मैग्नेट, देखो D4 D5 वाला है ना, क्रोमियम मैग्नीज जो है, तो एक्चुअली में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है तो ये सामने वाले को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे ताकि खुद को रिड्यूस कर पाए। खुद को रिड्यूस करेंगे, सामने वाले ऑक्सीडाइज करेंगे, स्ट्रॉन्ग एजेंट होते हैं। तो जब ऑक्सीडेशन करेगा ना तो +6 से +3 के अंदर आता है। +3 का कलर जो होता है वो ग्रीन होता है, ठीक है ना। और मैंने तुमको ये जो एनालॉजी बताई, कलर याद करने की मतलब जरूरत ही नहीं है, कितना सिंपल है कि ब्रो भारी है तो ज्यादा डार्क कलर ऑरेंज वाला, एसिड के अंदर ज्यादा स्टेबल होता है। ऐसे ही तो ब्रो देखो कि मैग्नेटाइन के अंदर भी होता है। पर मैग्नेटाइन जो होता है हमारे पास, मैग्नेट से जब पर मैग्नेट बनता है तो वो भी एक्चुअली में देखोगे मैग्नेट से जो पर मैग्नेट बनते हैं वो भी एसिडिक मीडियम के अंदर ज्यादा स्टेबल होता है। एसिडिक मीडियम के अंदर ये बनता है एक्चुअली में। और दूसरी चीज एसिडिक मीडियम के अंदर ये बनता है एंड दूसरी चीज डार्क कलर होगा। देखो इसका डार्क ग्रीन था, मतलब ग्रीन से और ज्यादा डार्क हो गया ना, पर्पल वॉयलेट, तो पर मैग्नेट और ज्यादा डार्क होता है। डार्क पर्पल, डार्क ग्रीन से तो ज्यादा डार्क है, डार्क पर्पल, डार्क वॉयलेट, समझ में आ रहा है। बट ये जो होता है एक्चुअली में डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। आगे सब समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ पे स्टेरिक हिंडन ज्यादा थी तो बीच में एंगल जो था 126 बढ़ गया। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है दोनों साइड, अराउंड बोथ Cr+, मतलब क्रोमियम जो है यहाँ पे अराउंड दिस, और ये ब्रीजिंग ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। और आगे देखोगे यहाँ पे तो हमारे पास 4 D∅P∅ बॉन्ड दिख रहे हैं मेरे पास, 2 इधर 2 इधर। और हमारे पास CrO जो होते हैं बॉन्ड, एक्चुअली में बॉन्ड लेंथ जो होता है इक्वल नहीं है। एक्चुअली में देखेंगे इनका सेम है बट बीच वाले का सेम नहीं है। टर्मिनल वाले का कम है क्योंकि वहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कनेक्टर है, और ब्रिजिंग वाले का एक्चुअली में थोड़ा सा ज्यादा है उनसे, क्योंकि यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कनेक्टर नहीं आता है। क्योंकि ये जो होता है रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट करके स्टेबिलिटी नहीं देता है। तो देखो रेजोनेंस के अंदर वही पार्टिसिपेट करते हैं ना जो या तो ज्यादा स्टेबिलिटी दे या उतना स्टेबिलिटी दे, बट ये नहीं दे रहा था उतना, इसलिए। और इसके बीच में एंगल बढ़ने के, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन तो था, बट ब्रो बल्कि जब आ गया तो लोन पेयर वाले शांत हो जाएंगे ऑफकोर्स यार। कलर जो होता है इसके अंदर, देखो ये ऑलरेडी +6 के अंदर है तो इसके अंदर डी के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर डी के अंदर होते तो वहाँ पे डी ट्रांजिशन कर सकते थे, तो ऊपर नीचे एक्साइटेड डी के अंदर जंप करे डी ट्रांजिशन, बट यहाँ पे नहीं होता। और जहाँ पे भी देखो ऐसा हमारे सिलेबस के अंदर बस LMCT ही है। और जहां पे भी तुम देखोगे कि ऐसा केस है जहां पे मतलब इलेक्ट्रॉन ना होने के बावजूद भी कलर दे रहा है तो उसका रीजन सिंपल LMCT लिख देना, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन, हम जब बात करते हैं इसके बारे में, हमने डाइक्रोमेट आयन के देखा, क्रोमेट आयन के अंदर देखेंगे देखो 2 निगेटिव है तो 2 सिंगल बॉन्ड और बाकी डबल बॉन्ड होगा। ऐसे इसके अंदर भी सेम केस था कि 2 निगेटिव 2 सिंगल बॉन्ड, बीच में से ब्रिजिंग बनता है, 2 Cr होते हैं एटम। तो ये भी टेट्राहेड्रल होता है। D∅P∅, इसका D इन्वॉल्व होगा, इसका P इन्वॉल्व होगा। D∅P∅ बॉन्ड कितने होते हैं तो 2 होते हैं। और इसके अंदर देखोगे तो बॉन्ड लेंथ सबका सेम होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कनेक्टर होगा, एक्सपेक्टेशन से कम आ जाएगा साइज, वही चीज लिखी हुई है इधर। और कलर जो होता है इसका येलो होता है, मैंने तुमको बता दिया था, ड्यू टू LMCT, और डायमैग्नेटिक होता है क्योंकि इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं भाई, बचा ही N=0 है भाई। ऑलरेडी D0 में है ना, D0 में ऑलरेडी कहाँ आता है। S के अंदर 2 थे, 4 इसके अंदर थे, और S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 और ये 4 6, यानी सब उड़ा दिया है, समझ में आ रहा है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंदर देखोगे हम सबसे पहले सोडियम आता है, फिर पोटेशियम आता है, बट पोटेशियम वाले को हम प्राइमरी स्टैंडर्ड चूज करते हैं, डाइक्रोमेट आयन के साथ प्राइमरी स्टैंडर्ड चूज करते हैं। अगर ये नहीं मिला तब इसको हम चूज करेंगे तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। क्यों इसको सेकेंडरी स्टैंडर्ड हमने बना दिया, क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक होता है, पानी ऑब्जॉर्व करता है तो कंसंट्रेशन चेंज कर देगा। सॉल्युबिलिटी के अंदर अगर देखेंगे तो इसको पानी पसंद था तो ये ज्यादा सोल्युबल होता है देन दिस। एक्चुअली में एक केएसपी भी देखो, केएसपी का ऑर्डर भी होगा, इसका कम होता है, इसका ज्यादा होता है। इसका केएसपी का पानी का सोल्युबल नहीं है तो ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। आगे अगर पढ़ते हो पोटेशियम डाइक्रोमेट आयन का अगर प्रिपरेशन वही K+2 दे देगा ना, और मतलब वही जो मान लेते हैं ये +2 होता है तो ये जो निगेटिव जो दो था उसको स्टेबलाइज कर रहा होता है, ऑब्वियसली बात है, कोई खास बात नहीं इसमें। ये ऑरेंज कलर का ही होता है जो कि मतलब डाइक्रोमेट आयन है। और देखो प्रिपरेशन कैसे करते हैं तो क्रोमाइट ओर से करते हैं। सबसे पहले क्रोमाइट ओर के अंदर FeO ये +2 के अंदर था, और ये 3 दूना 6 और 2 हो गया तो +3 के अंदर ये था, ये +3 के अंदर था, बट एयर ने ऑक्सीडाइज कर दिया दोनों को, और दोनों ने तो ये +3 के अंदर आ गया और ये +6 के अंदर ऑक्सीडाइज कर दिया एयर ने दोनों को, तो ये +3 के अंदर आ गया, +6 के अंदर। आगे जो हम लेते हैं सोडियम कार्बोनेट जो लेते हैं एक्चुअली में ये बेसिक होता है तो SD को ये पकड़ेगा, ऑफकोर्स सी बात है। तो ये सोडियम यहाँ पे इसके साथ रिएक्शन करके हमारे पास येलो सोल्यूशन बनाता है, यानी क्रोमेट वाला बना देता है। क्रोमेट को अगर बाइक्रोमेट बनाता है तो एसिड कर दो, एसिड के अंदर इधर ज्यादा स्टेबल होते हैं, डाइक्रोमेट आए तो SD करेंगे तो डाइक्रोमेट बन गया। अब डाइक्रोमेट बन गया बट सोडियम के साथ है हमें करना, इसको पोटेशियम के साथ पोटेशियम वाला दे देंगे KCl के थ्रू, तो पोटेशियम आ जाता है, और पोटेशियम आ गया तो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा क्योंकि पानी के अंदर कम
सॉल्युबल है, ऑरेंज के क्रिस्टल क्यों नहीं सॉल्यूशन मिला, क्यों क्रिस्टल मिला, क्योंकि ये इसका केस भी कम है, वही चीज जो ऊपर तुमको बता दी थी मैंने, कोई खास बात नहीं है। पोटेशियम परमैंगनेट ये +7 के अंदर होता है, +7 के अंदर होता है, ठीक है। और एक्चुअली में इसका देखोगे ना, इसका ऑक्सीडेशन मतलब ये जो होता है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो होता है पावर यहाँ पे देख सकते हो, बीच में क्लोरीन आता है, फिर ये आता है, और ये AZT याद होना चाहिए, BO2+। आते हैं उधर, पहले सबसे पहले ये देख लो कि पर मैग्नेट एक्चुअली में पढ़ना होता है, बट मैग्नेट देख लेते हैं कि मैग्नेट जो होता है उसको अगर हम एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है। NCERT की लाइन है, चूंकि ये उतना स्टेबल नहीं होता है तो एक हायर लोअर में टूट जाता है, डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है। ये पर मैग्नेट आयन होता है, ये ग्रीन कलर का था, ये डार्क पर्पल या वॉयलेट कलर के हो जाएंगे। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन बचे रह गए, क्योंकि D5 के अंदर था ना, और 2 इलेक्ट्रॉन इस के अंदर भी थे, 7 इलेक्ट्रॉन तो 6 उड़ाया है, एक बचा हुआ पैरामैग्नेटिक होगा, और ये डायमैग्नेटिक होता है। बट NCERT के अंदर बोल दिया है एक जगह लाइन में आगे, मतलब ऐसे ये ध्यान रखोगे, जानते हो कि टेम्परेचर बेस्ड वीक पैरामैग्नेटिज्म भी शो करता है, वीक पैरामैग्नेटिज्म टेम्परेचर बेस्ड वीक पैरामैग्नेटिज्म भी शो करता है। और इसके अंदर कलर है आ रहा है, कलर आ रहा है, तो ये जो आ रहा होगा वो LMCT की वजह से आ रहा होगा। ये वहां पे लिखा हुआ है D0 है, फिर भी कलर आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि LMCT। ओ बहुत सी बात है। अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं, 2 निगेटिव है तो 2 सिंगल बॉन्ड बना देंगे निगेटिव के साथ। यहाँ पे एवरेज बॉन्ड और एवरेज चार्ज आराम से निकाल सकते हो, कोई खास बात नहीं है कि हमारे पास 6 बॉन्ड हैं और 4 मेटल थे, मतलब 4 ऑक्सीजन है, तो वही 4 हो जाएगा। सारे का लेंथ इक्वल होगा, इसके अंदर भी सारे का लेंथ इक्वल होगा। बनाने का तरीका वही है, एक निगेटिव है तो एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पे, और बाकी जो 4 में से 3 ऑक्सीजन बचे उनको डबल बॉन्ड के साथ डाल दोगे। और इसके अंदर देखोगे, इसके अंदर भी सेम, चूंकि रेजोनेंस के थ्रू देखोगे तो सबका पार्शियल बॉन्ड कनेक्टर सेम आएगा, बट ये होगा इससे थोड़ा ज्यादा शॉर्टर होगा, कोई खास बात नहीं है। और नंबर ऑफ पी डी बॉन्ड देखोगे तो D बॉन्ड जो होता है 2 होता है, D 3 है, कोई खास बात नहीं है। प्रिपरेशन अगर हम KMnO4 का करना चाहेंगे तो एक कर सकते हो पैरेलल साइड ओर से। पैरेलल साइड ओर को होता है ऑक्सीडेशन कर देते हैं MnO4, ये +4 के अंदर था। MnO2 जो था वो +4 के अंदर था। ऑक्सीडेशन करने के लिए देखो यार, ये भी मैक्सिमम अपने ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है KNO3। यहाँ पे जो नाइट्रेट है ये भी अच्छा ऑक्सीडेशन, मतलब ये जो होता है अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। या फिर KOH एयर के अंदर भी यूज कर सकते हैं, ये भी ऑक्सीडाइज करता है। +6 के अंदर आ गया, अब ये कम स्टेबल था, मतलब +6 के अंदर, मतलब ये देखो ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कम स्टेबल है तभी तो स्ट्रॉन्ग, चूंकि खुद को रिड्यूस करना चाहता है, ऑब्वियस सी बात है ना। हाँ, समझ में भी आता है। तो ये जो होता है क्या करता है, H+ का हमने देख लिया था, H+ का भी इधर देखा भाई हमने कि H+ के साथ क्या करता है, डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। और कुछ तगड़ा चाहिए इसको, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाता है, कुछ तगड़ा चाहिए तो यहाँ पे क्या क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हो या फिर ओजोन दे सकते हो। तो ये KMnO4 इसको कमर्शियली इस मेथड से प्रेप करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करके ओजोन के थ्रू भी आप KMnO4 बना सकते हो। लाइब्रेटरी के अंदर बनाना चाहते हो तो वहाँ पे पर ऑक्सो डाइसल्फेट आयन यूज करते हैं। पर ऑक्सो डाइसल्फेट आयन, चूंकि ये भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो भी इसको ऑक्सीडाइज करके +7 के अंदर लेके चला जाता है। और ऑक्सीजन जो यहाँ पे था -1 के अंदर, वो ऑक्सीजन जो होता है इधर देखोगे तो -2 के अंदर, चूंकि यहाँ पर ऑक्साइड लिंकेज था ना, तो -1 के अंदर, तो यहाँ पे -2 के अंदर चला जाएगा। थर्मल डिकम्पोजिशन के अंदर क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन यानी ऑक्सीजन वो क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। चूंकि उनका ऑक्सीडेशन कम हो रहा है तो ऑक्सीजन को रिलीज करना भी मतलब एक तरीका का ऐसा भी होता है कि जहां पे भी देखो ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं वो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट कम कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन ही रिलीज आउट कर दे रहे हैं दोनों। थर्मली डिकम्पोज करेंगे तो ये +7 के अंदर था, ये +6 के अंदर था। ये थर्मली डिकम्पोज +6 +4 के अंदर आ गया। ये सच याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइब्रेरी मेथड प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो +7 से +6 के अंदर आ जाता है एंड +4 के अंदर आ जाता है और ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। ऐसे यहाँ पे देखोगे तो ये +6 के अंदर था, तो ये क्या था, डाइक्रोमेट था। यहाँ पे ये क्रोमेट बन गया +6 के अंदर, और यहाँ पे +3 के अंदर ये बन जाता है। ये सच तुम ये मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए ब्रो कि क्या होता है। तो ये +6 +4 के अंदर टूटता है, ये +6 +3 यहाँ पे डाइक्रोमेट से क्रोमेट, और ये और ऑक्सीजन रिलीज कर दें, चूंकि दोनों का ही ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग पावर मैंने तुमको बताया कि ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होता है दोनों ही अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, +7 +6 के अंदर है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है, चूंकि खुद को रिड्यूस करेंगे, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बट उनका ऑर्डर अगर देखोगे तो ये होता है कि हमारे पास +7 के अंदर था, क्लोरीन स्ट्रॉन्ग, इसका बाप है, क्लोरीन बाप है इसका। तो ब्रो क्लोरीन को ये जो होता है हमारे पास अगर देखोगे डाइक्रोमेट है, तो क्लोरीन को नहीं ऑक्सीडाइज कर सकता है। समझ में आ रहा है, क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन नहीं छीन पाएगा ना, ताकि खुद को रिड्यूस कर ले। और यहाँ पे BO2+ देखोगे तो AZT याद होना चाहिए। BO2+ इसके बाद आता है, डाइक्रोमेट के बाद ये आता है, ये AZT याद होना चाहिए। ये +7 से जब सर +7 से एक्चुअली में ये कहाँ आ जाता है, +2 के अंदर आ जाता है, क्योंकि D5 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन 5 इलेक्ट्रॉन अगर खा लेता है तो Mn2 के अंदर आ जाएगा। चूंकि D5 इसका हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा, और Mn2 जो होता है वो कलरलेस होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये +6 के +3 के अंदर आएगा खुद को, जब ये एक्चुअली में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, यानी खुद को रिड्यूस करेगा तो +3 के अंदर आएगा। ये जब खुद को रिड्यूस करेगा तो Mn2 के अंदर आ जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा बताओ इसको डीकलराइज कर देगा हमारे पास एसिडिक मीडियम के अंदर। हम देखते हैं 2 केसेस के अंदर इसका जो MnO
फोर निगेटिव है, यानी हमारे पास जो यहाँ पे पर मैग्नेट आयन है, पर मैग्नेट आयन इसको एसिडिक मीडियम के अंदर हम देखते हैं एक बार को, और न्यूट्रल एंड वीक बेसिक मीडियम के अंदर हम देखते हैं इन दोनों को, ठीक है ना। इसके अंदर इसको अंदर हम इसको देखते हैं। तो हम अगर देखते हैं एसिडिक मीडियम के अंदर क्या होता है, पर्पल वॉयलेट कलर का था हमको मालूम है, तो ये कलरलेस हो जाता है, Mn2 प्लस के अंदर रहता है। ये आयरन +2 को +3 के अंदर, SN+ को +3 के अंदर, यहाँ पे ये ऑक्जिलेट है, C2O4 2 निगेटिव, जहाँ पे भी दिखे तुमको C2O4 दिखे अगर कहीं भी, ऑक्जिलेट आयन है ना भाई ये, तो ये इसको CO2 के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और ऐसे ही H2S जो था -2 के अंदर था, ये 0 के अंदर चला जाता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन निगेटिव के अंदर था, इस सबको 0 के अंदर कर देता है। और यहाँ पे नाइट्रेट एक्चुअली में नाइट्राइट को नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट कर देता है, +5 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन आगे, चूंकि क्या किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज कर रहा है ना सबको, ऐसे ही इसको भी कर देता है, SO2 को भी ऐसे ही कर देता है, और ये कलरलेस हो जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछे कौन कौन इसको कलरलेस कर सकता है, तो तुमको मालूम होना चाहिए। ऐसे ये भी जो होता है इन सबको तो करता है ये, साथ में सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि आयोडीन निगेटिव को -1 से -5 में करता है, आयोडेड आयन बना देता है ब्रो, आयोडेड आयन बना देता है, ठीक है ना, आयोडेड आयन बना देता है। और H2O3 जो होता है, मतलब वही जो, मतलब यहाँ पे हालांकि पर ऑक्सी लिंकेज भी है, तो इसको भी कन्वर्ट कर देता है, कोई खास बात नहीं। और ये जब न्यूट्रल या बेसिक मीडियम के अंदर होता है तो +4 तक आता है, +4 तक आता है, +4 तक आता है, +4 तक आता है। अच्छा, हमने पढ़ा हुआ है कि इसका +3 जो होता है वो बहुत ही रेयरली एग्जिस्ट करता है। अरे तुमको बताया तो था ब्रो, इसका +3 जो होता है ना ब्रो, वो बहुत रेयरली एग्जिस्ट करता है। कहीं तो बताया था तुमको, ये रहा Mn+3 जो होता है बहुत रेयरली एग्जिस्ट करता है, और जिंक +3 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, हमारे पास डाइक्रोमेट आयन जो ऑरेंज कलर का होता है, ग्रीन कलर का हो जाएगा जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और ये भी आयरन को कर देगा, टीन को कर देगा, H2S को कर देगा, आयोडीन को कर देगा, क्लोरीन को नहीं कर पाया, क्लोरीन का बाप निकला, ठीक है। और यहाँ पे देखो इसका जो होता है रिएक्शन, 3 रिएक्शन जैसे हमने ऊपर देखे थे, इसके भी 3 रिएक्शन हम देखेंगे। बट यहाँ पे एक ध्यान देना कि ये +6 है, ये CO2 के साथ रिएक्शन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि भाई ये ऑलरेडी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, अब इसको कहाँ ऑक्सीडाइज कर दोगे भाई, कहाँ मतलब इससे ऑक्सीडाइज कर दोगे, नहीं कर पाओगे ना। तो इसीलिए ये इसके साथ नहीं रिएक्शन देता है। ये MnO4 निगेटिव के साथ भी रिएक्शन नहीं देता है, पर मैग्नेट आयन के साथ, ये जो पर मैग्नेट आयन है इसके साथ भी रिएक्शन नहीं देता है, नो रिएक्शन, पर मैग्नेट आयन के साथ भी रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है ना। और ये जो होता है SO2 को भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, +4 से +6 के अंदर लेके चला जाएगा, और खुद को +3 के अंदर कर लिया ग्रीन, ये मिलके ग्रीन कंपाउंड एक बनाते हैं। और KOH के साथ भाई बेसिक मीडियम इसको दे रहे हो, एसिडिक के अंदर, मतलब देखो ये एसिडिक के अंदर था, बेसिक दे दोगे तो ये उधर चल जाएगा ना, तो डाइक्रोमेट से क्रोमेट बन जाएगा, डाइक्रोमेट से क्रोमेट बन जाएगा, तो डाइक्रोमेट से क्रोमेट बन गया, कोई खास बात नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, समझो कि जो होता है MnO4 का रिएक्शन अगर हम करते हैं, सोडियम ऑक्जिलेट है, ऑक्जिलेट के साथ एसिडिक, अरे भाई हमको मालूम है कि एसिडिक मीडियम के अंदर ऑक्जिलेट को ये CO2 बना देता है, तो ऑक्जिलेट, बट ये क्वेश्चन इसके अंदर ये पूछ रहा है कि ये धीरे धीरे समय के साथ फास्ट क्यों होते जाता है। इसलिए होता है क्योंकि ये क्या करता है ना, Mn+2 बनता है, इस रिएक्शन के लिए वो ऑटो कैटलिस्ट का काम करता है। तो इसको CO2 उसने बनाया, बट ये ऑटो कैटलिस्ट की तरह काम किया, तो और रिएक्शन को समय के साथ फास्ट करता है चला गया। और इनोड सेल जो होता है, KMnO4 जो होता है, एक्चुअली में पानी को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, उससे ऑक्सीजन निकाल देना, उसको ऑक्सीडाइज कर दिया। ऐसा ही ऑक्सीडेशन अगर देखोगे तुम आगे जाके, तो यही चीज तुमको आगे भी देखने को मिलेगी इधर कहीं, जो होते हैं एक्चुअली में पानी को ऑक्सीडाइज, यानी उससे ऑक्सीजन को निकाल देना। देखो जो होता है यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीरियम +4 जो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। चूंकि भाई सीरियम कहाँ था, सीरियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, ये कहाँ आ गया है, इनर्ट मतलब गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ गया, चूंकि सीरियम ये रहा, ठीक है ना। सीरियम सीने पर नदिया प्रेम की समाई यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यूं भी लुटवाओगे, समझ में आ रहा है। और अगर देखोगे यहाँ पे सीरियम जो था, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, और ये दोनों, तो इसके दोनों उड़ा दिया, डी के अंदर के उड़ा दिए, ये भी उड़ा दिए, ये 0 के अंदर आ गया है। ये जो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग की तरह काम करता है, कौन ऑक्सीडाइज वाटर को और डायरेक्टली, बट ये काइनेटिकली क्या है भाई, काइनेटिकली स्लो है। तो जब तक देखो यही चीज इधर भी है, तो इसको अपन यूज कर सकते हैं एनालिटिकल रिएजेंट के तौर पे। और वही चीज इधर देखोगे, ये ब्लॉक वाला था वो, और यहाँ पे देखोगे तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं एनालिटिकल रिएजेंट के तौर पे पानी के साथ, क्योंकि ये काइनेटिकली बहुत स्लो है, तब तक रिएक्शन खत्म हो जाएगा, जब तक ये पानी को ऑक्सीडाइज करेगा तब तक रिएक्शन ही खत्म हो जाएगा। तो इसको पानी के साथ अपन यूज कर सकते हैं। और ड्रंकन ड्रिवन टेस्ट के अंदर जो पुलिस चेक करते हैं चालान काट देंगे अभी, एक्चुअली में क्या होता है, वहाँ पे डाइक्रोमेट आयन होता है, डाइक्रोमेट ऑरेंज था, ऑक्सीडाइज करके ग्रीन के अंदर कन्वर्ट होगा, तो इसको ऑक्सीडाइज करता है, अल्कोहल को एसिड बना देगा, ऑक्सीडाइज करेगा, ग्रीन मिल गया, चूंकि इथाइल अल्कोहल पिया हुआ है किसी ने, तो अल्कोहल होगा ही। तो वहां से अगर ऑरेंज जो है वहां बस ग्रीन मिल गया, अगर ऑरेंज ग्रीन हो गया यानी उसने पिया हुआ है, यानी ये जो होता है ड्रंकन ड्राइव टेस्ट डाइक्रोमेट आयन को यूज करते हैं। ऑरेंज से ग्रीन हो गया, और अल्कोहल को एसिड के अंदर, भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये तो करेगा, अल्कोहल को एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देगा, कोई खास बात नहीं है। फर्स्ट ये क्या होता है, फेरस अमोनियम सॉल्ट, फेरस +2 के अंदर होता है, इसको मोहर सॉल्ट बोलते हैं, फेरस अमोनियम सल्फेट FAS। फर्स्ट क्या होता है, फेरस अमोनियम सल्फेट +2 मोहर सॉल्ट इसको कहते हैं। और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है डी ब्लॉक एलिमेंट का एग्जिस्ट करता है। हायर, अरे एक बात बताओ मेरे को, अगर हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे वही तो भाई स्टेबलाइज कर पाएंगे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक एलिमेंट के एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ हायर
हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, जो जैसे कि हो गया हमारा फ्लोरीन बट और ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन। बट यहाँ पे देखोगे तुम फ्लोरीन ऑक्सीजन होता है, बट यहाँ पे देखोगे ऑक्सीजन जो होता है वो और अच्छे से हैंडल कर पाता है। एक्चुअली में मैग्नीज के साथ, मैग्नीज का जो हाईएस्ट मैग्नीज का फ्लोराइड एग्जिस्ट करता है Mn4 ही एग्जिस्ट करता है, बट ऑक्सीजन के साथ Mn2O7 एग्जिस्ट कर जाता है। क्यों पूछा? क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस कम रहेगा। वही मान लो अगर 7 फ्लोरीन जुड़ता है भाई, अगर O7 बना, मतलब जैसे एक मैग्नीज के साथ +7 ले जाने के लिए 7 फ्लोरीन जुड़ता है, कितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस रहेगा। ऑक्सीजन कम जुड़ कर ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दे रहा है, मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है, तो यही रीजन है कि वो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम रहता है, कम जुड़ कर ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, इसीलिए ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा फेवर किया जाता है ना। ठीक है, और यहाँ पे जो MnO27 तो देख रहे हो तुम, ये जो बन रहा है हमारे पास +7 के अंदर ऑक्सीजन के साथ जो हाईएस्ट ऑक्साइड बन रहा है मैग्नीज का, वो एक्चुअली में क्या होता है, वो एक्सप्लोसिव होता है। टेस्ट ट्यूब फूट गया जैसे ही बनेगा, कोवेलेंट होता है, ग्रीन होता है, ऑयली होता है, कोवेलेंट होता है, एक्सप्लोसिव होता है, और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ग्रीन ऑयली होता है, और कोवेलेंट होता है, एक्सप्लोसिव होता है। यहाँ पे एक्चुअली में जो हम देख रहे थे -2 मतलब जो था, नहीं ये नहीं देखा मेरे को, इससे कंफ्यूज मत करना इसको क्रोमेट से, ये मैग्नीज का है, ये क्रोमेट का था, ये मैग्नीज का है ब्रो। ठीक है, मैग्नीज का है। तो MnO2 जो बनता है हमारे पास, O27 Mn2O7 जो बनता है, Mn2O7 जो बनता है, वो जो होता है एक्सप्लोसिव होता है, वाइली होता है, ग्रीन होता है, कोवेलेंट होता है, फूट जाता है टेस्ट ट्यूब फूट जाता है। इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट और लिखे हुए हैं ऑक्साइड के साथ। देखो, अगर एज ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और हमारे पास बेसिक कम होगा, और हमारे पास कोवेलेंट बढ़ेगा। चूंकि फाई बढ़ा, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है तो फाई बढ़ेगा, चूंकि चार्ज बढ़ रहा है ना, साइज कम होगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो चार्ज पर साइज फाई बढ़ेगा, तो कोवेलेंट बढ़ेगा, और कोवेलेंट बढ़ने से क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट वाइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। ठीक है ना, मेल्टिंग, ये तो चीज तुमको मालूम है। आयोनिक बढ़ रहा है हमारे पास, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो कोवेलेंट नेचर बढ़ेगा, आयोनिक कम होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। और यहाँ पे दिया हुआ है कि Cr+6 के अंदर है CrO3 और V2O5 जो होता है हमारे पास, ये एक्चुअली में दोनों के दोनों अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये सर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ज्यादा है इनका तो कोवेलेंट ज्यादा होगा, और कोवेलेंट ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अभी तो वो चीज मैंने तुमको बता दी। और V2O5 जो होता है हमारे पास मेनली एसिडिक होता है, बट ये एम्फोटेरिक मतलब नेचर भी शो करता है मेनली, तो ये एसिडिक ही है। और एक चीज मैं तुमको नहीं बताई कि देखो डी ब्लॉक जो होते हैं ना, वो डी ब्लॉक जो होते हैं वो एक्चुअली में 1 से लेकर 3 तक जो उनके मतलब ऑक्साइड के नेचर होता है वो बेसिक होगा। 1 मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +1 से लेकर +3 तक है तो बेसिक नेचर का होगा, +4 एम्फोटेरिक होगा, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होंगे वो एसिडिक होंगे। +4 से आगे मतलब +5 ले लो, +6 +7 ले लो, तो सब एसिडिक होते हैं। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एसिडिक होता है ब्रो। तो यहाँ पे अब क्या बोल रहे हैं अपन, +5 के अंदर है, ये एक्चुअली में एसिडिक है, +5 तो एसिडिक ही है, बट एम्फोटेरिक नेचर भी शो कर लेता है। और एम्फोटेरिक कर रहा है, अगर मान लेते हैं अगर ये एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो एसिड H+ दे रहा है तो ये क्या देगा, OH- देगा। नेगेटिव दे दिया तो पॉजिटिव इसके ऊपर बच जाएगा, और बेस OH- देता है तो ये क्या देगा, H+ देगा। पॉजिटिव देगा तो इसके ऊपर नेगेटिव बच जाएगा। कोई खास बात नहीं है, यही था पूरा DNA ब्लॉक। अब सॉरी, ये पूरा हो गया कंपाउंड वाला। अब इफ वाला हम पोर्शन देख लेते हैं आगे।